टॉपिक आपको पता चल गया होगा। आज हम 9th क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी रिपीटेड इन दिस क्लास, तो मैं उसको जल्दी करूंगी। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो द टॉपिक इटसेल्फ इज वेरी क्या कह सकते हैं कि एक्सप्लेन कर रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात हो रही है। अब हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। जल्दी से अनम्यूट करके बताएं मुझे कोई भी, एनी वन ऑफ यू। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से आप क्या सेल। वेरी गुड, सेल, ठीक है। तो हम बात यहाँ कर रहे हैं अपनी बेसिक क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, जो कि क्या होती है, सेल होती है। तो क्योंकि सेल जो है वो अपने आप में सारी वो खूबियां रखता है, सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है जो कि एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है या जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमें मालूम है कि हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बात सबको मालूम है, ठीक है। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीपल सेल्स हैं। क्या है? मल्टीपल सेल्स हैं, यानी मैनी सेल्स हैं, कुछ भी कह दीजिए, मल्टीपल सेल्स हैं। तो हमारे अंदर कई सारे सेल्स मौजूद हैं। ह्यूमंस इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। हालांकि अगर मैं एक जनरल एग्जाम्पल की बात करूं तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। फंजाई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, हमें उस डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि मल्टीपल सेल्स मौजूद है, यानी जो एक ह्यूमन या एक ऑर्गेनिज्म बना है वो कई सारे सेल से बना है, और हर एक सेल, हर एक इंडिविजुअल सेल, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये लाइफ को सपोर्ट कर सके। पर क्योंकि हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे अंदर फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं। क्या ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं आपको? नहीं, ये सब के सब डिफरेंट तरीके से इनकी शेप है, डिफरेंट इनकी साइज है, और इसी की वजह से, इन्हीं डिफरेंट शेप और साइज की वजह से क्या है, ये एक डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अब हमें ये मालूम है कि स्मूथ मसल सेल्स का मतलब क्या है कि मसल्स में एक्टिव होंगे या मसल्स में प्रेजेंट होंगे। ब्लड सेल का काम क्या होगा? ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड की कंपोजिशन को कंप्लीट करना होगा, ठीक है, ब्लड के डिफरेंट फंक्शंस को फुलफिल करना होगा। नर्व सेल्स का मतलब क्या होगा? मैसेज रिले करना होगा, ठीक है। ओवम क्या है आपको पता है? गैमेट है, और ये गैमेट आपको पता है फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली स्पर्म, बोन सेल आपके बोन में होता है, फैट सेल आपके एडिपोज टिश्यू में होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेल्स से हम मिलके बने हैं, ये डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट शेप और साइज होने की वजह से, ठीक है। ये बात है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। सिमिलरली हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिसमें आ जाता है आपका अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल विच इज बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है? ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। यहां से हमें पता चलता है कि इवन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? यूनि मीन्स वन, ये तो पता होगा ना आप लोगों को, वन, ठीक है। यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सेल जो है, एक सिंगल सेल, वो एक होल ऑर्गेनिज्म की तरह भी काम कर सकता है। ये हमें पता चलता है जब हम ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जो कि अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? ये सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है, और और हम इनको ऑर्गेनिजम्स भी बुला रहे हैं, ठीक है। तो यानी एक
एक सेल के अंदर ये सारी खूबी मौजूद होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है, दैट इट कैन एक्ट एज एन ऑर्गेनिज्म और इट कैन सपोर्ट ऑल द लाइफ फंक्शंस। ठीक है, जो भी लाइफ फंक्शंस होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़ रखे, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, एक सेल वो कैपेबल होता है ये सारे काम करने के लिए, इसीलिए हम इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? मैंने बहुत शॉर्ट में बताई लेकिन बहुत क्लियर कट बताई। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। यस, ओके। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाते हैं, 1 मिनट। हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं जी कि पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, हु सॉ द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों को अब तो ये नाम रट भी गया होगा और रट जाना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पर्सन और दिस जेंटलमैन रॉबर्ट हुक इन 1665 he visualized the cell for the first time. What he did? He visualized. ठीक है, विजुअलाइज्ड मतलब देखा था इन्होंने पहली बार सेल। कहाँ देखा था? कॉर्क के अंदर। कॉर्क जानते हैं ना, जो पेड़ की छाल होती है, जो ब्राउन कलर का एक ब्राउनिश कवरिंग होती है, छाल कहते हैं उसको, वो कॉर्क होती है, उसके अंदर इन्होंने ये देखा था। जो और कहाँ देखा था? अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर आए थे ल्यूवेनहॉक साहब। ठीक है, ल्यूवेनहॉक व्हाटएवर, ठीक है, ल्यूवेनहॉक आए थे इन 1664। ठीक है, इन 1674 जी। जल्दी से सवाल पूछे जी, पूछे। कुछ नहीं पूछना। ल्यूवेनहॉक आए थे, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल देखा था। ठीक है, जाहिर सी बात है, कॉर्क जो होती है उसके अंदर डेड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल देखा था और उन सेल्स को इन्होंने एक चीज बोली थी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, a little रूम। क्या बोला था? a little रूम। ठीक है, फिर आए थे ल्यूवेनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल देखा था कहाँ पर? पॉन्ड वाटर के अंदर। ठीक, पॉन्ड वाटर के अंदर देखा था। देन केम रॉबर्ट ब्राउन। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, जल्दी में हो रही है। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन से कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा? सेल को डिस्कवर किया था, सेल देखा था पहली बार। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने न्यूक्लियस देखा था। ठीक है, क्या देखा था? न्यूक्लियस देखा था। Then there is another gentleman, another scientist named Perkin J. In 1839, yes, right. What he did? He coined the term protoplasm. ठीक है, what he did? He coined the term protoplasm. सही है, समझ में आ रहा है? क्योंकि जगह कम है, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं, दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, जो हमारी रिकॉर्ड हो गई है, उनकी क्लास स्किप हो गई है। ठीक है, फिर आए एक दो साइंटिस्ट आए, नॉट वन बट टू। ठीक है, उनका नाम क्या था? शिल्डेन एंड श्वान। इनका नाम सुन रखा है आप लोगों ने? शिल्डेन एंड श्वान? नो मैम। क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? क्या किया था? कुछ तो किया होगा जिनका नाम आया, सुना आप लोगों ने? सेल थ्योरी प्रपोज करी थी। वंडरफुल, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखने की, देखिए इसको हम कुछ समझा नहीं सकते, इसके पीछे की कोई मेथडोलॉजी नहीं होती है। इट्स जस्ट समथिंग दैट यू हैव टू मग अप, यू हैव टू
रिकॉल करते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए, ये सारी डेट्स और थोड़ी सी हिस्ट्री होती है। तो शील्डन एंड श्वेल ने सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। आई एम सॉरी, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहोइक ने क्या किया था, लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था पॉन्ड वाटर के अंदर। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। देन देयर वाज पर्किंजे who coined the term protoplasm और who proposed the term protoplasm in 1839। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, यहीं पर एक और चीज आ गई है, जो हमने पॉइंट नंबर 1 था ये तो हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 या एक हम देख सकते हैं कि हमारा एक पॉइंट नंबर 2 है कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। कोई मुझे बता सकता है कि इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं या हमें क्या पढ़ना होगा, या इस टर्म से क्या मतलब है? एनीवन अदर देन अस्मा, शी इज द ओनली पर्सन हु इज आंसरिंग माय क्वेश्चंस। Yes, anyone else? Components of the cell. What do you mean by the components of the cell? Yes, you are right. Who Sumaira or who answered this question? Faika. फाइका, ओके ओके, जी बताएं कंपोनेंट्स, थोड़ा सा एलैबोरेट करें। यू आर राइट देयर, मगर थोड़ा सा और मुझे बताएं। Cell. Those who make up the cell. Those who make up the cell। देखिए, हाँ, सेल कंपोनेंट से मतलब है कि सेल के अंदर क्या क्या चीज है, ये कहना चाह रही है ना आप? Yes, ma'am. जी बिल्कुल ठीक है, कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें, यानी सेल के अंदर जो चीजें होती है ना, सेल, ये हमारा सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, इसके अंदर गोल्जी भी होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ सर्कल करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, प्लास्टिड भी होगा। इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? ये सेल के पार्ट्स हैं, ये सेल के कंपोनेंट्स, जैसे कि आपने कहा, इनको हम एक टर्म देते हैं और जो कि टर्म आपको यूज करनी चाहिए, ऑर्गेनेल, ठीक है, ऑर्गेनेल। नजर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किन चीजों से मिलकर बना है, या फिर सेल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ज्यादा अच्छी टर्म है कहने के लिए कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आपने अब तक कौन कौन से सेल के स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं, जल्दी से। कुछ तो पढ़ा होगा, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जी सुमाइया, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं, आपकी आवाज बहुत कट रही है। चलिए, तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ने बचपन से भी नहीं तो पढ़ रखी होगी 9th में अपने, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग 10th में है ना, तो अब तक आप इनको जानते होंगे। एक चीज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के ऊपर ये जो मैं लाइन बना रही हूँ ना, ये जो लाइन डिफाइन कर रही है, यहाँ जो भी चीजें पड़ी हुई हो उससे हमें या, और ये हमारी क्या चीज है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या है? मैं पूरा लिख देती हूँ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा सेल, और ये सब क्या चीजें हैं? ये सेल की इंटरनल इन्वायरमेंट है। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर होगा? ठीक है। तो ये जो सेल की इंटरनल इन्वायरमेंट से सेल की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अलग कर रही है, वो एक लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर जिसको मैंने बनाया है, ये लेयर दिख रही है? यस मैम। इसी लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली
permeable membrane, ठीक है, क्या बोलते हैं, selectively permeable membrane। ये भी आपने यकीनन सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इससे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस पता चलते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन क्या हुआ कि ये सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, किसको, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या करती है, सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट से, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, ये किससे सेपरेटेड है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेटेड है। दूसरा काम क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करती है। क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है। आपने चेक पोस्ट देख रखे हैं, चेक पोस्ट जानते हैं जो रोड्स पे बने हुए होते हैं, चेक पोस्ट देखे है ना, रोड पर जब चलते हैं आप, जैसे रोड पर चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक दिख जाता है लिखा हुआ कि पुलिस, और वहां आपको रुकना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि रोड पर हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। रोड का मतलब कि जिस जगह आपको जाना है वहां पर हर कोई नहीं चल सकता। या आप किसी डीएम के घर जाते हैं तो आप ऐसे ही नहीं घुस जाते उसके घर पे, आपको अपनी बहुत सारी आइडेंटिटी कार्ड दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी अपने आप को बताना पड़ता है कि आप क्यों आए हैं, किससे मिलने आए हैं, क्या वजह है। तो इससे मतलब क्या होता है कि आपकी एंट्री उस घर में, चाहे वो डीएम का घर हो, उस घर में रेस्ट्रिक्टेड है, आप ऐसे ही नहीं जा सकते, या कोई भी आदमी नहीं जा सकता। सिमिलरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये इंश्योर करती है, ये क्या करती है, इंश्योर करती है मॉलिक्यूल्स की एंट्री, यानी हर मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे ही नहीं जा सकता सेल के अंदर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कुछ सिलेक्टिव हैं जिनकी एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो ये काम हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब क्या कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे साथ, क्या करे, हमारे ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट तो कर ही रही है, क्योंकि हर कोई मॉलिक्यूल अंदर नहीं घुस जाता। अभी हो कैसे रहा है, तो यहाँ पर हम एक और चीज को भी नोट कर सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है। कि ठीक है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन है इसका लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। लिपिड प्लस प्रोटीन से ये मिलके बनी होती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कंपोजिशन क्या है इसका, लिपिड प्लस प्रोटीन। इसका एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता दूं, 3 में आप लोग अमीबा के बारे में जानते हैं, ठीक है। अमीबा को जानते हैं, इसका शेप कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है कि अमीबा के अंदर सीरोपोडिया होते हैं। अगर यहाँ पर फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है रेड कलर का, तो ये क्या करेगा, अमीबा इसके अगेंस्ट या इसके पास ऐसे कुछ सीडोपोडिया फॉर्म कर लेगा, ठीक है। सीडोपोडिया फॉर्म कर लेगा। ये सीडोपोडिया क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को। क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को। यानी इससे आपको क्या पता चला कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी फ्लेक्सिबल भी बहुत है। कैसी है, फ्लेक्सिबल बहुत है। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है बच्चों, ये आती है इसके फ्लूइड नेचर से। कहां से आती है, फ्लूइड नेचर से। आप लोगों ने घी तो देख रखा होगा ना, हैव यू सीन द घी जो होता है किचन के अंदर, देख रखा है, सबने देख रखा होगा, है ना। कैसा होता है, सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, हाईली विस्कस, बहुत गाढ़ा होता है, मतलब उसके अंदर लिक्विड टेंडेंसी भी होती है और सॉलिड टेंडेंसी भी होती है, हाँ या ना, है ना। यही चीज है आपकी लिपिड, एग्जैक्टली वो नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन लुक्स लाइक,
मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये जो लिपिड से मिलके बनी है ना, लिपिड में तो क्या है, चिकनाई होती है ना, फैट्स होते हैं ना, तो घी भी फैट्स होते हैं, तो इसकी समवॉट जो इसकी जो टेंडेंसी होती है ना वो लिक्विड की तरह होती है, और आप जानते हैं लिक्विड कैसा भी शेप ले सकता है, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा है, फ्लूइड नेचर है, फ्लूइड नेचर है। इस फ्लूइड नेचर की वजह से ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, और यही वजह है कि अमीबा के जो सीडोपोडिया फॉर्म होते हैं वो इसी वजह से फॉर्म होते हैं। समझ में आई बात? ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, डिफ्यूजन पढ़ रखा है आप लोगों ने? डिफ्यूजन सबने पढ़ रखा होगा, मैंने भी पढ़ा रखा है, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस में मैंने डिफ्यूजन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है कि इसका मतलब क्या होता है या इसके फंक्शन क्या होते हैं। डिफ्यूजन की एक सिंपल लॉ होती है, बड़ा बहुत एक अच्छी इसकी लॉ होती है, मैं बता देती हूँ लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, पता भी होगी आप में से बहुत सारे लोगों को। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में फ्यूज करना, ठीक है, ये इसकी एक लौती लॉ है, ठीक है। ये डिफ्यूजन को फॉलो कौन करता है, गैसेस फॉलो करती हैं, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मैंने समझाया भी था जब मैं पढ़ा रही थी ब्लड वगैरह को, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। क्यों होती है ज्यादा क्वांटिटी में? क्योंकि सेल ने अभी अभी रेस्पिरेशन किया होता है, रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है CO2, इसलिए CO2 जो है वो सेल के अंदर बहुत हाई कंसेंट्रेशन में मौजूद होती है, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में CO2 की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है। डिफ्यूजन क्या कहता है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन गैस मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यहाँ पर भी है, ये सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है, लेकिन क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर जनरली बोलूं तो हमारी जो गैसेस हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन जब बाहर ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन सेल में कम होगा, तो बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाएगा, और ये भी डिफ्यूजन की ही वजह से होता है। अब क्या हुआ कि हमारा वाटर जो है, अब आप जानते हैं वाटर कितना क्रूशियल है। हर एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाटर एज अ सॉल्वेंट बहुत जरूरी होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपने अपनी केमिस्ट्री की क्लास में फंडामेंटल लॉ के तौर पर पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो क्या है कि अब वाटर अंदर कैसे जाता है, ये जो हमारा सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वाटर कैसे अंदर इसके अंदर जाता है। तो देखिए, जिस कंसेंट्रेशन से जिस लॉ को डिफ्यूजन फॉलो करता है, उसी लॉ को एक और हमारा प्रोसेस है जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ये भी फॉलो करता है। ये भी यही कहता है कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा तो ऑस्मोसिस हो जाएगा। इसको ये फिनोमेना वाटर शो करता है, ठीक है। अब इसकी तीन कोई कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? तीन कंडीशंस होती हैं। वो तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं कि अगर मैं किसी सेल को, एक सेल है, ये एक बीकर लिया मैंने, इसके अंदर कोई एक सॉल्यूशन लिया, और इस सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन समझते होंगे सब लोग, बच्चे हैं ना, ये सेल है मेरा, ठीक है। क्या कह रही हूं मैं कि ये जो कंसेंट्रेशन है सेल की, ये जो कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, ये कैसी है, ये कैसा है, ये ज्यादा डाइल्यूटेड है। कैसा है? ये डाइल्यूटेड है एज कंपेयर टू द सेल कंसेंट्रेशन। किसी को कोई डाउट यहाँ पर कंसेंट्रेशन वगैरह में? नो मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन जिसमें हमने सेल को रखा है, टाइम आउट होने वाला है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
तो जो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है वो कैसी है, डाइल्यूटेड है एज कंपेयर टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सेल, यानी सेल बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, पानी जो है बाहर है वो यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वाटर की कंसेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है और इनसाइड द सेल वाटर की कंसेंट्रेशन कम है। जब पानी यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देगा, H2O मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, तो सेल स्वेल अप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी कंडीशन मैं लूं कि जो बीकर के अंदर मैंने सेल रखा है उसकी कंडीशन, उसकी कंसेंट्रेशन और सेल की कंसेंट्रेशन कैसी है, इक्वल है, इक्वल है। तो क्या होगा, ये इस केस में ना तो पानी कहीं जाएगा, ऐसा महसूस होगा कि पानी ना कहीं गया ना कहीं से आया। ठीक है, यानी कि अंदर जाने की क्वांटिटी और बाहर निकलने की क्वांटिटी वाटर की लगभग सेम है। तो सेल का साइज कैसे रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और कंडीशन देखिए कि यही एक बीकर है, उसके अंदर आपने वैसे ही सेल पुट किया, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है, जिस सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा है वो ज्यादा है, यानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मैंने रखा। सेल एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। तो क्या होगा, वाटर यहां से निकल के बाहर सॉल्यूशन में आ जाएगा और इस केस में सेल विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाऊं या इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, सेल की फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूजन शो करती है गैसेस के मामले में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस शो करती है, उसकी सिलेक्टिव नेचर हमने पढ़ लिया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया ना? यस मैम। ओके ओके ओके, वंडरफुल। अब हम देखते हैं एक और आपने पहले बात कर ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली, ये डन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका सेल वॉल। तो ये तो आपको एक मेजर डिफरेंस पता होगा कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है या नहीं होती है? मैम होती है। वेरी गुड, ओके। और एनिमल सेल्स के बारे में क्या ख्याल है? मैम एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है सेल वॉल, एब्सेंट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं, फंजाई में सेल वॉल होती है। ठीक है, खैर सेल वॉल का काम क्या होता है? देखिए, सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी है? सेल्यूलोज से। ये तो याद रह जाएगा भाई, सेल से सेल्यूलोज याद रह जाएगा। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है? रिजिडिटी देना। क्या देना? रिजिडिटी। अब आप मुझे बताइए कि आपके अंदर बोन्स है या नहीं? बोन्स का काम क्या होता है? रिजिडिटी देना, रिजिडिटी देना, है ना? खड़े हो पा रहे हैं आप, चल पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है आपका। वो किसकी वजह से है? बोन्स की वजह से। बोन्स को मैं कह सकती हूँ कि ये आपका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ? कह सकते हैं, है ना? आपकी जो बॉडी की शेप है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को मैं आसान कर देती हूँ, शेप कह देती हूँ। चलिए,
समझ में आ गया? ये शेप आपकी किसकी वजह से? बोन्स की वजह से, राइट? सिमिलरली प्लांट्स के पास जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होता है बच्चों वो होता है आपका सेल्यूलोज। यही सेल्यूलोज आपको रिजिडिटी देता है और सेल को उसका शेप देता है। ठीक है, समझ में आई? यस मैम। ओके ओके ओके। दूसरा काम क्या है इसका? पहला तो हो गया जी सेल शेप, रिजिडिटी। दूसरा क्या हो गया? प्रिवेंट्स प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस से बचाता है। यानी पानी अंदर बहुत ज्यादा पानी जो है निकल रहा था सेल के अंदर से, ये चीज देखी थी आपने। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही थी तो सेल क्या कर रहा था? श्रिंक कर रहा था। श्रिंक करने का मतलब क्या है? लूज कर रहा था अपनी स्ट्रक्चर को। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है? क्योंकि सेल वॉल होती है तो सेल वॉल क्या करती है? प्लाज्मोलाइसिस से प्रिवेंशन देती है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, दूसरे मायनों में मैं कैसे कह सकती हूँ? दूसरी तरीके से क्या होता है कि जब सेल के अंदर पानी अंदर जा रहा था, जब सेल में पानी अंदर जा रहा था, कोई मुझे बताएगा इस तरीके की सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक। हाँ, यस प्लीज। हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, ठीक है ना? हाइपोटोनिक था तभी तो पानी ज्यादा था ना, तभी तो अंदर जाएगा पानी, क्योंकि सेल ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो क्या हो जाता है जब सेल के अंदर पानी जाएगा? तो सेल क्या हो जाएगा? मैम स्वेल अप हो जाएगा। स्वेल अप हो जाएगा। वेरी गुड। जब सेल स्वेल अप हो जाएगा तो सेल बर्स्ट कर सकते हैं। मैं गुब्बारे के अंदर पानी भरती जाऊं, एक टाइम आएगा कि द बलून विल बर्स्ट, है कि नहीं? यस मैम। है ना? कैपेसिटी से ज्यादा कोई भी चीज होगी, कोई भी बैग होगा, वो फट जाएगा। लेकिन जब सेल वॉल मौजूद होती है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब सेल वॉल मौजूद होती है तो क्या होता है? ये जब पानी अंदर जाता है ना तो ये फोर्स अप्लाई करता है। ये मैंने आपको बताया था जब मैं जाइलम और फ्लोएम पढ़ा रही थी आपको, मिल जाइलम, कि ये जाता है और ये अंदर सेल के ऊपर ना प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल की बाउंड्रीज पर। ये इसको हम क्या बोलते थे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते थे। याद अगर हो आपको तो ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते थे। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन की वॉल्स को पुश करता है अंदर से वाटर। ड्यू टू दिस सेल वॉल, ये सेल वॉल इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है कि ये सेल ब्रेक ना हो, सेल बर्स्ट ना हो। तो ये भी एक फिनोमिना है सेल वॉल के प्रेजेंट होने का। ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि सेल वॉल क्या करती है? सेल को बर्स्ट होने से बचाती है इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सेल वॉल हमें पता है किन किन के अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर, and also in your bacteria, and it prevents bacteria from dying, क्योंकि सेल बर्स्ट हो जाएगा तो बैक्टीरिया का क्या एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लेस देन 1 मिनट के हम अभी डिस्कनेक्ट होंगे, लेकिन आपको फौरन कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके। अब आ जाता है एक अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंपोनेंट सेल का, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे कि कंप्यूटर के लिए सीपीयू होता है ना, सीपीयू होता है, वैसे ही सेल के लिए न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है सेल के लिए। समझ गए सीपीयू का फंक्शन क्या होता है? इट्स द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ योर सिस्टम। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये मेन हेड होता है। ठीक है, क्यों हेड होता है इसकी वजह मैं अभी आपको बताऊंगी।
हम न्यूक्लियस पर थे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, या ये कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। ये इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, डबल लेयर्ड, ठीक है। सेल के अंदर ये कुछ यूं करके दिखता है। एक्सक्यूज मी फॉर द बैड ड्राइंग, बट आई हैव टू ड्रॉ, सो यू हैव टू बेयर इट विद मी कि कैसा मैं बना रही हूँ, उसको जज नहीं करिएगा, बस आप देखिए कि मैं समझा क्या रही हूँ। ये एक लेयर है, ये क्लियर है, ये दूसरी लेयर है, आउटसाइड एंड इनसाइड, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर है। ये एक न्यूक्लियस है, Yes, ma'am. ये सेल है, बहुत बेसिक चीज है। और ये आपका एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है, और ये जो जगहें खुल रही हैं, ये जो पोर्स खुल रहे हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। सही है। Yes, ma'am. बहुत क्लियर सी बात है कि यहीं से जो भी आपका ट्रांसफर होना होता है, ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होना होता है, यहां लिख रही हूं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियर पोर लिख दूं, एनपी लिख दूं, समझ में आ रहा है। यस ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। पहली चीज तो मैंने ये बता दी कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, दूसरी चीज क्या बताई, न्यूक्लियर पोर होता है जो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि ये जो न्यूक्लियस मैंने बनाया है, ये जो न्यूक्लियस मैंने बनाया है, इसके अंदर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, या जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या है ये, क्रोमोसोम्स। मैंने अभी बीच में जो लास्ट क्लासेस 10th की ली उसके अंदर ये बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल मैं आपको बता दूं कि जब यही न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, अब मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ न्यूक्लियस, ठीक है, मैं न्यूक्लियर पोर नहीं दिखा रही। तो क्या होता है, यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के तौर पर पड़े हुए होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनीवन? क्रोमैटिन मटेरियल। वेरी गुड, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं कब, जब जेनेटिक मटेरियल आपका कैसी फॉर्म में पड़ा हुआ हो, डिवीजन ना हो, हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह पड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। और ये क्रोमैटिन मटेरियल कब होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने वाला होता है तो क्रोमोसोम्स या फिर जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपका क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, इस फॉर्म में। ये आपके ऐसे करके क्रोमोसोम्स दिख रहे होते हैं, ऐसे करके क्रोमोसोम्स दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये कंडीशन कब होती है, सेल डिवीजन से जस्ट पहले की। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो ये जेनेटिक मटेरियल आपका कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ होता है, विच इज मोर लाइक अ थ्रेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। सही बात। यस मैम। अब देखिए कि ये जो है क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल क्या चीज है। मैंने बताया था कि ये आपका डीएनए होता है इस तरीके से, या फिर ऐसे करके आपका डीएनए बना हुआ होता है, ठीक है। सेल इस पूरे डीएनए को एकोमोडेट नहीं कर सकता इन इट्स लॉन्गेस्ट फॉर्म, तो इसको कंडेंस कर दिया जाता है या फिर फोल्डिंग कर दी जाती है इनटू क्रोमोसोम्स। सब बताया था, याद है किसी को, ये सब भूल रहे हो? याद है ना?
बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, ये समझाया था, ठीक है। क्रोमोसोम्स के फॉर्म में बना होता है। क्रोमोसोम्स क्या, क्योंकि ये हमारा डीएनए है बच्चों, डीएनए हमारी बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो जब हम इसकी हाईली फोल्डिंग कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ये क्रोमोसोम दरअसल डीएनए प्लस प्रोटीन होते हैं। क्योंकि देखिए, सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि जब आप अपने कपड़ों को मान लीजिए तय करते हैं या फिर उसको सूखने के लिए डालते हैं, ठीक है, मान लीजिए तय कर लेते हैं, फोल्डिंग करके अपने अलमीरा में रखते हैं, तो आप उसको पहले फोल्ड करते हैं, फिर उसको हैंगर में टांगते हैं ना, हैंगर में करते हैं, अपनी क्लोजेट में रखने से पहले हैंगर में हैंग करते हैं ना, अरे भाई करते Yes, हो ma'am. ना, हाँ। तो वो हैंगर को आप हैंगर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपको, जो फोल्ड आपने कपड़े किया उसको फोल्डेड स्टेट में रहने के लिए, हाँ या ना, है ना। यही काम प्रोटीन का है। प्रोटीन जो यहाँ पर मौजूद होते हैं बच्चों, ये क्या करवाते हैं, फोल्डिंग करवाते हैं, किसकी, डीएनए की, ठीक है। इसलिए जो क्रोमोसोम होता है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है, डीएनए से और प्रोटीन से, ठीक है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो मुझे जल्दी से बताओ कि क्रोमोसोम या सॉरी डीएनए की फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। वंडरफुल। किस किसने जवाब दिया मुझे, किस किसने जवाब दिया, और दोनों की आवाज आई थी। चले, जो भी था, तैयबा थी और एक और कोई था मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं। दो लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि ये जीन है, और जीन है आपकी वेरिएशन करवाती है, लेकिन हम यहाँ पर ये सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जिसको ये आंसर पता था जीन का, मैं उससे क्या ये उम्मीद रखूं कि वो इंटरकनेक्ट कर सकता है सब कुछ, वेरिएशन वगैरह को, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स को। यस मैम। वंडरफुल, आई एम सो इम्प्रेस्ड। ओके, मुझे ऐसे ही रिस्पॉन्स चाहिए सबकी तरफ से, हालांकि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जी समझ में आ गया कि हमारी फंक्शनल यूनिट क्या है, ठीक है। तो अब आपको अब क्या मैं अगर ये कहूं कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में, तो क्या बात सही होगी, यस मैम। Yes, सही ma'am. होगी ना, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ हम भूल तो नहीं रहे, हाँ। अब आइए एक चीज पर, ये टर्मिनोलॉजी सुन रखी है, कोई मुझे इसका फर्क बता सकता है, एनीवन, कुछ भी, जो भी मालूम हो जल्दी से। यस तैयबा। यूकेरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स मैम जिसमें मैम न्यूक्लियस होता है मैम, वो बाउंडेड नहीं होता मैम, जो जिसमें न्यूक्लियस और यूकेरियोट में मैम प्रेजेंट होती है प्लाज्मा। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अच्छा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी, आपने एक बार मुझे प्लीज फिर से बता सकती हैं आपने अभी क्या कहा, ताकि मैं उसको थोड़ा सा समझ सकूं। आपकी माइक बहुत हिल रहा था। कोई भी बताए, देखिए रेज हैंड, अस्मा ने रेज हैंड किया, जल्दी बताएं। मैम प्रोकैरियोट्स में हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होता है। अच्छा देखिए, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, जिन्होंने बताया वो सही था, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये डिफरेंस देखिए पूछ लेते हैं, और बहुत सिंपल है, कुछ जैसा इसमें अलग सी बात नहीं कही है। प्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रीमिटिव, सही है। कैरियोट्स कहां से आया है, कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिन एनिमल्स के अंदर प्रीमिटिव न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि मेरे ख्याल से तैयबा यही बताने की कोशिश कर रही थी कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। एम आई राइट तैयबा? आप यही कह रही थी ना कि सेल मेम्ब्रेन जिनके अंदर नहीं होती है।
ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी ना बच्चों, ये कैसी होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। जो न्यूक्लियस जब एब्सेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही सेल के अंदर पड़ा हुआ होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, मैंने तो ये बना के दिखाने के लिए आपको करी, ऐसा होता नहीं है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे ही सेल की साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। इस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस ना बोल के हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, जबकि यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। Whereas plants, animals and fungi, they all come under eukaryotes. Am I clear? Yes, ma'am. ओके दूसरा, ये तो पहला डिफरेंस था, समझ में आ गया होगा सबके, मोस्टली पता था, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह तीसरा, पता नहीं आपकी लेवल पर ये चीज है या नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपकी बुक में, आई डोंट थिंक है शायद। क्रोमोसोम नंबर 46। किसने कहा भाई? कौन इतना ओवर एक्साइटेड हो गया? हर्ष, कब से प्रोकैरियोट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स आने लगे? सॉरी मैम। बैक्टीरिया के अंदर आपको लगता है 46 क्रोमोसोम एकोमोडेट हो पाएंगे इन द सिचुएशन जहां पर न्यूक्लियस नहीं है? नो मैम। क्रोमोसोम 1 होता है मोस्टली, आई एम स्टिल सेइंग मोस्टली, इसका 100% कम 100% मत लेकर जाइएगा, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली यूकैरियोट्स के, जिनके अंदर मैनी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रही, अगर ह्यूमंस की करती तो मैं कह सकती थी 46 क्रोमोसोम होते हैं। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर एक से ज्यादा क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। इसी तरह जैसे जैसे आप हायर लेवल में जाएंगे, आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस पता चलते रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके ओके, आगे मूव करते हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक बैक्टीरिया है बेसिकली। क्या है? बैक्टीरिया है। इसके अंदर आपको क्या दिखाया जा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ी है, होती है। इनके अंदर सेल वॉल भी होती है, ये भी मैंने बताया था आपको। ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियोइड, देख रहे हैं ना? ये न्यूक्लियोइड जो है ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती या ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ठीक है। प्लस यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये एक एनिमल सेल है। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं अच्छे खासे तरीके से कि यहाँ पर कितने सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, और ये सारे ऑर्गेनल्स कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड है। अब आप न्यूक्लियस को ही देख लीजिए, न्यूक्लियस को ही देख लीजिए कि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है या नहीं? है ना? ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है। तो ये एक डायग्राम बहुत अच्छा सा आपकी बुक में दे रखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं, हम भी इसको रिफर करेंगे जब हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है, इसके अंदर जो मेन चीज है वो यही है
कि यहाँ पर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। लेट मी सी कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही। Okay, now I think we can move to cytoplasm. Yes, कुछ समझना है, कुछ चीज जो नहीं समझ में आई है, because we are running out of time. जल्दी बताएं कुछ। इसके अंदर तो डायग्राम है, इसके अंदर तो कुछ आपको समझने वाली बात ऐसी नहीं है, लेकिन अभी हम ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो वी विल कम बैक टू दीज डायग्राम्स। ओके Okay, ma'am. ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया? हाँ जी, हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब हमें क्या देखना है? साइटोप्लाज्म देखना है। साइटोप्लाज्म बेटा आपको पता ही है कि एक फ्लूइड पोर्शन और एज मेरे ख्याल से किसने बताया था, कंपोनेंट ऑफ सेल। हाँ जी, तो ये आपकी बात हमने रख दी यहाँ पर कि फ्लूइड पोर्शन जो होता है, ठीक है, सेल का जो फ्लूइड पोर्शन होता है या फ्लूइड कंपोनेंट होता है सेल का, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपके जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स है ना, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे ये फ्लोट कर रहे होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या साइटोप्लाज्म का काम क्या है कि एक तो ये फ्लूइड पार्ट बना रहा है, ठीक है, फ्लूइड कंपोनेंट बना रहा है सेल का। दूसरा क्या है? ये फ्लूइड कंपोनेंट, क्योंकि फ्लूइड का मतलब यानी मैं कह सकती हूँ कि सॉल्वेंट, फ्लूइड को मैं सॉल्वेंट बोल सकती हूँ, लिक्विड पार्ट है। सॉल्वेंट पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, जिसमें सब चीजें घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, है ना? हाँ, ओके। तो यहाँ पर आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि ये एक तरह का सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है या फिर लिक्विड मीडियम दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? लिक्विड मीडियम दे रहा है, तो आपके यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। प्लस ये साइटोप्लाज्म एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करता है। क्या करता है? पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करता है। ओके, ठीक है, ओके। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वायरसेस की यहाँ पर सवाल पूछ लेते हैं कि वायरसेस का वजूद क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। वायरसेस की बच्चों एग्जिस्टेंस पता है क्या है? अगर ये किसी नॉन लिविंग थिंग पर या सरफेस पर पड़ा है ना, तो ये डेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेड। मतलब जैसे ही वायरस किसी लिविंग थिंग के अंदर, लिविंग थिंग क्या होती है? एनिमल्स, प्लांट्स, है ना? एनिमल, प्लांट्स, लिविंग थिंग्स है। जैसे ही वायरस किसी लिविंग थिंग के अंदर गया, ये बेचारा भी लिविंग हो जाता है। दिस इज अ डुअल हाइपोथेसिस या फिर डुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, कि ये जब तक बाहर पड़ा रहेगा किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये डेड रहता है। बट एज सून एज इट एंटर्स अ लिविंग थिंग, इट ऑल्सो बिकम्स लिविंग और इट ऑल्सो बिकम्स अलाइव, क्योंकि वायरस के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होते, सिर्फ डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें कुछ मौजूद नहीं होता वायरस के अंदर। ये वायरस की खूबी है। ये जैसे ही मैं अगर कहूँ कि ह्यूमंस के अंदर अगर आ गया वायरस, तो ये जो हमारे सेल का अंदर का जेनेटिक मटेरियल है ना, सेल का न्यूक्लियस, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल का, वो ये इस्तेमाल करना शुरू कर जाता है, ठीक है। इसका अपना कुछ नहीं होता। समझ में आई बात? अगर आप सवाल आए कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर ऑर्गेनेल नहीं होते, कैसे भी तरीके के ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो आपका जवाब होगा वायरसेस, ठीक है। यस मैम।
अब देखिए यहाँ पर आप, क्योंकि मैंने ये बुक के हिसाब से आपकी हेडिंग्स डाली थी, तो बुक के हिसाब से कुछ इसी तरीके की हेडिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आ गया सेल ऑर्गेनेल्स। इनको शायद नहीं लगता या लगता होगा कि न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, बट क्योंकि हम सेल ऑर्गेनेल यानी न्यूक्लियस को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब हम जल्दी से इनको देख लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह को, ठीक है। तो कहाँ गया हमारा डायग्राम, ये रहा, ठीक है। आप लोग, बेहतर होगा कि आप लोग भी कोई, क्या ये पिक्चर नजर आ रही है आपको, या मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं? सही है, विजिबल है? Yes, ma'am. ठीक है। तो देखिए पहला ऑर्गेनेल है हमारा पहला ऑर्गेनेल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको मैं ER लिख रही हूँ, ठीक है। दो तरह के बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक ट्यूब्यूल टाइप का सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्यूब्यूल टाइप का सा स्ट्रक्चर होता है, and obviously it is membrane bound, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को हम रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ना ये छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स चिपके हुए होते हैं, जो इसको क्या अपीयरेंस देते हैं, रफ अपीयरेंस देते हैं। इन ग्रैन्यूल्स को हम बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बड़ा स्मूथ होता है, ठीक है, बड़ा स्मूथ होता है। क्यों स्मूथ होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि जी प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन बनाता है क्यों, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और ये प्रोटीन ये कहाँ भेजता है, सेल के डिफरेंट पार्ट्स में, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स में ये प्रोटीन बना के भेजता है, ठीक है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, ये क्या करता है, ये लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, ये लिपिड बनाता है। सही बात है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होगा कि स्मूथ, एक तो हो गया कि ये प्रोटीन बनाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा, ठीक है। लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को। डिटॉक्सिफाई का मतलब जो भी पॉइजन ड्रग मतलब दवा आपके अंदर चली जाती है, आपके पेट में चली जाती है, उसको निकाल के उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। टॉक्सिक का मतलब पता है ना, खतरनाक, जहर, ठीक है ना। टॉक्सिक का मतलब पता है ना, हार्मफुल होता है। बी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस। तो हमारे ब्लड से पॉइजन और ड्रग को निकाल देता है, खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कौन, SER। समझ में आया, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना, प्रोसेसेस समझ में आ रहे हैं इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। एक और चीज मैं इसको क्लियर कर दूं जी। तो कौन कौन से फंक्शन आपने पढ़ लिए, RER के और SER के। सबसे मेन तो यही है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, लिपिड, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है कि प्रोटीन सप्लाई करता है,
यही तो कर रहा है ना। Yes, ma'am. अच्छा एक बात बताइए, एक बात का जवाब दीजिए, ये प्रोटीन बना रहा है, अगर मैं ये कहूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो क्या ये सही बात होगी? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, यस मैम। बिल्कुल सही होगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ बन रहे हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बन रहे हैं। तो इसको हम प्रोटीन सप्लाई भी, फैक्ट्री का काम क्या होता है? खाना सप्लाई, चीजें सप्लाई करना, जो भी गुड्स आप बना रहे हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, तो ये प्रोटीन सप्लाई कर रहा है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी है, ठीक है, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। तो हमने देखा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम क्या था? लिपिड बनाना, दूसरा काम क्या था? डिटॉक्सिफिकेशन। सही बात है, ठीक है। अच्छा अभी बताइए, मैंने बताया था कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किन दो चीजों से मिलकर बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, वेरी गुड। तो फिर मैं क्या ये कह सकती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करवा रही है, क्योंकि एक तरफ से तो लिपिड आ रहा है, दूसरी तरफ से प्रोटीन आ रहा है, और क्या चाहिए होता है मेम्ब्रेन बनाने के लिए? बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस। तो मेम्ब्रेन सिंथेसिस करवा रहा है यार। यस ओके ओके। और प्रोटीन्स का और क्या काम होता है? प्रोटीन्स हमारे एंजाइम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, हार्मोन्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं Yes, ma'am. बिल्कुल होते हैं। हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स क्या होते हैं? सब प्रोटीन है। तो एंजाइम और हार्मोन की सप्लाई भी कहां से हो रही है? ईआर से हो रही है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई है कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इसको नेग्लेक्ट मत करिएगा, ये वाला पॉइंट, प्रोटीन सप्लाई। ये हमारा ईआर जो है ना बेटा, ये देखिए इस टाइप से बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका चैनल की तरह बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको, जिसमें मैं अपना कर्सर घुमा रही हूँ। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। Yes, ma'am. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। यस मैम। है ना? ये बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच रहता है, ये और ऑर्गेनल से भी इसी तरह टच में रहता है। अटैच नहीं रहता पर टच में रहता है, कांटेक्ट में रहता है। ये क्या होता है? ये चैनल बना लेता है, चैनल फॉर्म कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको मैंने अभी बताया क्या करना होता है, प्रोटीन की सप्लाई करनी होती है। तो प्रोटीन की सप्लाई के लिए ये एक चैनल फॉर्म करता है, चैनल बना लेता है, चैनल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसके लिए? प्रोटीन की सप्लाई के लिए। ठीक है, प्रोटीन की सप्लाई, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हर एक चीज की नीड। अब देखिए एंजाइम्स भी प्रोटीन की फॉर्म में बन रहे हैं, हार्मोन्स भी प्रोटीन की फॉर्म में बन रहे हैं, हर चीज जो हो रही है हमारी वो प्रोटीन की फॉर्म में हो रही है। तो जो चैनल फॉर्म जब हो जाएंगे तो हमारे प्रोटीन सप्लाई इन सारे रीजन्स में आराम से हो सकेगी। ठीक है, समझ में आ गई? दूसरे ऑर्गेनल की तरफ मूव कर सकते हो। Yes, ma'am. We are again running out of time, तो देखते हैं कितना टाइम रह गया। अच्छा, अभी 9 मिनट है। अब देखिए, अब क्या बचा है आपका? गोल्जी एपरेटस बचा है। ठीक है, वो भी यहीं पर देख लेते हैं। हाँ जी, तो गोल्जी एपरेटस कहाँ है हमारा? लोकेट करते हैं, ये रहा। ये क्या होता है? ये भी इस टाइप से बना हुआ होता है। ठीक है, अगेन मेरी बहुत ही बुरी हैंडराइटिंग आ रही है, इसको बिल्कुल इग्नोर करिएगा। सॉरी, पेन ड्राइंग है, लेकिन समझाने के लिए कि ये भी क्या है बच्चों, ये भी ऑब्लोंगेटेड या ऑब्लोंग ट्यूब्यूल्स है।
इनको हम एक नाम देते हैं सिस्टर्न्स या फिर और सिस्टर्नी, ठीक है, ये हम इनको नाम देते हैं सिस्टर्न्स या सिस्टर्नी। ये जो बने हुए ये क्या है हमारा गोल्जी एपरेटस है, GA की शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं। उसको डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्जी, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था। ये एक चैनल टाइप होते हैं, तो मैंने दूर दूर दिखाया, अगर आप यहाँ पर लोकेट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ देखेंगे तो देख सकते हो कितने करीब करीब ये बैठे हुए, ये है सिस्टर्नी, एक दूसरे के करीब है, देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? हाँ, तो ये जो बने हुए हैं, ये जो अलग अलग ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। इनको किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने। और जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर आल्सो व्हाट? मेम्ब्रेन बाउंड, एम फॉर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, मैंने क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, हाय अल्लाह, ये कब हुआ? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बच्चों। सॉरी मैम, मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहा था ना? तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया का था। Oh, I'm so sorry. My bad. Sorry. I'm talking about mitochondria. Oh, I'm sorry. Endoplasmic reticulum. ठीक है? Endoplasmic reticulum क्या है आपका? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, ठीक है? ठीक है? यस मैम। गोल्जी एपरेटस क्या है आपका? ये पैकेजिंग करता है। अब देखिए, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, कई सारे काम है इसके। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और क्या करता है? ट्रांसफर करता है। अब आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये है आपका, ये क्या है? आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। क्या है ये? आपकी फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। यानी ये क्या होगा आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, होगा ना? यस मैम। फैक्ट्री का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाना। अब मैंने बहुत सारा प्रोटीन तो बना लिया, लेकिन ये बताइए कि जो आपको सामान मिलता है, जो चिप्स चॉकलेट्स आप खाते हैं, ये क्या ऐसे खुला हुआ मिल जाता है या किसी पैकेट में होता है? पैकेट में होता है। पैकेट में होता है। पैकेट को मैं पैकेजिंग बोल सकती हूँ? यस मैम। ये मेरी दूसरी फैक्ट्री है। यहाँ क्या होता है? पैकेजिंग होती है। जो गुड्स बने हैं, जो सामान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोटीन्स, इसकी यहाँ पर पैकेजिंग होती है। ये यहाँ पर पैक होता है, और पैक होने के बाद ये डिसाइड करता है, कौन है ये? आपका गोल्जी एपरेटस है। ये गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग करता है आपकी प्रोटीन की, और ये डिसाइड करता है कि ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, कि ये लाइसोसोम के पास जाएगा, या तो फिर ये जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, क्योंकि हर प्रोटीन का फंक्शन डिफरेंट है, या फिर इसको हमें भेजना है सेल के बाहर, यानी कि दूसरे सेल के पास, या फिर आउट ऑफ द सेल। समझ गए? आउट ऑफ द सेल, ठीक है, सेल से बाहर भेजना है। तो ये सब कौन करता है बच्चों? पैकेजिंग कौन करता है? आपका गोल्जी एपरेटस करता है। ठीक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट? यस मैम।
दूसरा पॉइंट क्या है कि मॉडिफिकेशन करता है, यानी आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, शुगर्स है ना, शुगर्स की या प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफाई करता है, केमिकली उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। और तीसरा काम क्या है कि ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर तो कर ही रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भेज रहा है, लाइसोसोम में भेज रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज रहा है, ये सब क्या काम है, किसके काम है, गोल्जी के, ठीक है। समझ में आई? Yes, ma'am. अभी भी वक्त है, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है। मैम, गोल्जी का काम क्या है? हाँ बोले। मैम, इनमें से कोई डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन वाला भी होता है ऑर्डिनली? जी, मैंने बिल्कुल आपको बताया, जब हम न्यूक्लियस पढ़ा रहे थे तो मैंने न्यूक्लियस को बताया था कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है। मैम, जस्ट लाइक न्यूक्लियस और कोई भी होती है? क्योंकि मैम ये बिल्कुल क्वेश्चन होती आ चुका है, बिल्कुल होती है। मैं अभी बताऊंगी, अभी हमने सारे ऑर्गेनल्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है। मैं उस तरफ आ रही हूँ, और जब आऊंगी तो मैं आपको जरूर इस बात को पॉइंट आउट करूंगी, ठीक है। वैसे उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो अब हम आते हैं अपने तीसरे ऑर्गेनल की तरफ, जो कौन सा है आपका, लाइसोसोम। अच्छा, कहा यह जाता है कि लाइसोसोम जो है वो गोल्जी से मिलकर, गोल्जी से बना हुआ है, गोल्जी टूटा, गोल्जी का कोई पोर्शन टूटा और लाइसोसोम बन गया, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? हाँ, लाइसोसोम के बारे में या तो आपने पढ़ रखा होगा कि सुसाइडल बैग होता है या सुसाइडल सैक होता है, ठीक है। पढ़ रखा होगा सब बच्चों ने, बहुत बड़े जल्दी याद हो जाती है वाली बात। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, फॉरेन, एक सेकेंड, हाँ, क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल, जिसके अंदर क्या आ जाता है आपका, फूड भी आ सकता है, वायरस, बैक्टीरिया भी आ सकता है, ठीक है। तो इनको क्या कर देता है, ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में इनको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देता है, सिंपलर सब्सटेंस में इनको ब्रेक डाउन कर देता है। ये कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया होंगे, इनको खत्म कर देगा, फूड होगा, इनको अंदर एब्जॉर्ब करके सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये इनको ब्रेक डाउन कर लेता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब सेल खराब होने लगता है, सेल भी तो बीमार पड़ता है ना, सेल भी तो अनहेल्दी होता है, तो जब सेल बीमार पड़ने लगता है और सेल के अंदर डैमेज होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है, और ये कहा जाता है कि सेल को खत्म करना है, सेल अब बहुत नुकसान दे रहा है हमारी बॉडी को। आप ये बात जानते भी हैं कि सेल हमारे टूटते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो जब सेल डैमेज होने लगता है तो क्या होता है, लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट करने के बाद अपने एंजाइम को सेल के अंदर निकाल देता है। समझ में आ गई? ये सेल है, इसके अंदर लाइसोसोम है, लाइसोसोम जब टूटेगा सारे एंजाइम कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर का मतलब साइटोप्लाज्म में, और ये क्या करेगा, पूरे सेल को खत्म कर देगा, इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया था कि लाइसोसोम जो है हमारा वो क्या है, सुसाइडल बैग है, ठीक है। नाउ वी मूव टू another organelle which is माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो कौन था जो मुझसे पूछ रहा था कि डबल मेम्ब्रेन किसमें होती है अदर देन न्यूक्लियस? जी, कौन था भाई? मैम, हम आपके यहाँ? जी जी, तो देखिए, यस मैम, रटने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। ओफो,
एक मिनट जी, माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरी शॉर्ट फॉर्म से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? क्योंकि मैं जल्दी के चक्कर में ना शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेती हूँ। कंफ्यूजन तो नो नहीं? मैम। ओके ओके। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का यही स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होती है बच्चों डबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन। मिल गया सवाल का जवाब? ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन। Yes, ma'am. ठीक है, और ये जो होती है ना बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। अब सही है? सही है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इंटर का मतलब बीच में, मेम्ब्रेन आपके आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। समझ में आ गई? हाँ, और मैंने किसी से, मतलब मेरे मुंह से स्लिप हो गया था कि मैंने बोल दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, तो किसी ने जवाब दिया था पावर हाउस ऑफ द सेल, और बिल्कुल सही जवाब दिया था। ये पावर हाउस ऑफ द सेल ही होता है। ठीक है, क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल ही होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या है? एटीपी जनरेट करता है। क्या करता है? एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, एटीपी जनरेशन होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी सेल की, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएंगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। तो ये काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। समझ में आ गई बच्चों? ये सब गायब कहाँ हो गए? दो बच्चे लेफ्ट क्यों हो गए? खैर, दूसरी चीज क्या है? पहली चीज तो यही होगी एटीपी जनरेशन। ठीक है, एटीपी जनरेशन हो गई। दूसरा काम क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? दूसरी, हाँ देखिए, एक तो है आपकी एटीपी जनरेशन, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, पहला है एटीपी जनरेशन, बहुत हेल्पफुल है। दूसरी चीज क्या है इसके बारे में कि डबल मेम्ब्रेन, और तीसरी इंपॉर्टेंट क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी और ऑर्गेनेल में अभी तक देखने को नहीं मिली, वो ये है कि इसका खुद का डीएनए है। इसका खुद का क्या है? डीएनए है, और खुद का राइबोसोम है। ऐसा ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है और वो ऑर्गेनेल एटीपी जनरेशन में भी काम में आता है, तो आपका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसी से मिलती जुलती एक और कैरेक्टरिस्टिक वाला ऑर्गेनेल भी हम पढ़ेंगे जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, मगर वो प्लांट के केस में होता है। ये एनिमल के केस में हम बता रहे हैं कि डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ विल मूव टू द अनदर ऑर्गेनेल जिसका नाम है, मैं चलिए यहीं पर ही लिख देती हूँ, प्लास्टिड। प्लास्टिड्स बच्चों प्लांट के अंदर होते हैं, PLA से याद रखिएगा, PLA। कहाँ थे हम? चलिए इसी को खोल देते हैं। प्लास्टिड में याद रखिएगा कि ये जो PLA है ये प्लांट के लिए है। ठीक है, तो कभी नहीं भूलेंगे कि प्लास्टिड स्किन के अंदर मौजूद होती है। प्लास्टिड कहाँ मौजूद होती है?
प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। दो टाइप की प्लास्टिड्स होती हैं बच्चों, एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये व्हाइट कलर का, ये व्हाइट ऑर्गेनेल होता है, या फिर ये क्या होता है, ये क्या होता है, व्हाइट या फिर कलरलेस। जैसे कि हम ल्यूकोसाइड्स यूज करते हैं ना, ल्यूकोसाइड्स WBCs के केस में, वैसे प्लांट के केस में ल्यूकोप्लास्ट होता है, उसको हम व्हाइट कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है क्रोमो का मतलब होता है बेटा कलर, कलर जो इम्पार्ट कर रहा है। अगर मैं इस क्रोमोप्लास्ट में क्या डाल दूं, क्लोरोफिल ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एनीवन? क्रोमोप्लास्ट में अगर मैं क्लोरोफिल पिगमेंट डाल दूं तो क्या बन जाएगा? यस सुमायरा? क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ काम में आता है? यस, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारे प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, ये दो टाइप के प्लास्टिड्स आपको पढ़ने हैं। दूसरी जो चीज हम बता रहे थे, ये तो हो गई आपकी किसकी कहानी, क्रोमोप्लास्ट की, जी के कलर ऐड करता है। अगर इस क्रोमोप्लास्ट में मैं क्लोरोफिल डाल दूं तो ये क्लोरोप्लास्ट की तरह एक्ट करेगा, और क्लोरोप्लास्ट हमारा फोटोसिंथेसिस बनाता है। देखिए ल्यूकोप्लास्ट का जहां तक सवाल है ना, ये तो समझ में आ गया कि ये कलर इम्पार्ट नहीं कर रहा है, या कलर के काम में नहीं आ रहा है, ये व्हाइट है या फिर कलरलेस है। ये क्या करता है, आपके ऑयल, स्टार्च या फिर प्रोटीन, इनको, इन सब के लिए स्टोरेज होती है, ठीक है। क्या होती है? स्टोरेज होती है, ठीक है। एंड जस्ट लाइक मैंने अभी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, खुद का DNA और राइबोसोम होता था या नहीं होता था? प्लास्टिड्स में भी होता है। फर्क क्या है कि प्लास्टिड होते हैं प्लांट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कहाँ मौजूद होता है? एनिमल, ठीक है। बस ये फर्क है, और यही सवाल बन जाता है कि प्लांट सेल के अंदर बताइए किस ऑर्गेनेल में खुद का DNA और राइबोसोम मौजूद होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्लास्टिड में। और एनिमल्स के केस के अंदर आपका होना चाहिए जवाब माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्लियर है बात? Okay, now we'll come to maybe our last organelle. जी, लास्ट ऑर्गेनेल आपका बचा है, जिसको हम बोलेंगे वैक्यूल्स। ये वैक्यूम ना बेटा, जैसे जैसे वैक्यूम होता है ना, वहीं से समझ लीजिए ये एक आया। ये मान लीजिए आपका सेल है, इस सेल के अंदर एक इस टाइप का ऑर्गेनेल बना होगा बड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। ये बड़ा वैक्यूल कहाँ होता है, लार्जर साइज वैक्यूल कहाँ होता है? प्लांट के केस में। जबकि एनिमल के केस में वैक्यूल का साइज डिफर करता है या वेरी करता है। अमीबा की अगर मैं बात करूं तो अमीबा में एक अच्छा ठीक साइज का वैक्यूल मौजूद होता है, जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। तो जो अमीबा मान लीजिए ये अमीबा आपका, ये अमीबा है, ठीक है। क्या है ये? अमीबा। अमीबा ने जो फूड इनगल्फ किया होता है ना, जो फूड अंदर लिया होता है, वो इस फूड वैक्यूल में जाकर जमा हो जाता है। तो वैक्यूल का फंक्शन बच्चों सेल के साथ साथ या ऑर्गेनिज्म के साथ साथ भी डिफर करता है। प्लांट्स के अंदर ये एक अच्छे साइज का वैक्यूल होता है, यानी कम से कम कुछ नहीं तो 80 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम किसने आपका लिया हुआ होता है? इस वैक्यूल में, ठीक है। किसने लिया हुआ होता है? आई एम सॉरी, इट्स नॉट 80, इट्स 50 to 90%। 50 to 90%, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है।
क्या होता है, क्योंकि एक वैक्यूल है, ठीक है, खाली एक बर्तन की तरह समझ लीजिए इसको, कि खाली वेजिकल की तरह समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, बस समझ में आने बात है। ये प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो ये सेल सैप से भरा हुआ होता है, और ये सेल सैप क्या करता है, वैक्यूल, अगर मैं यहां लिखूं इन केस ऑफ प्लांट्स, क्या करता है, टर्जिडिटी देता है एंड रिजिडिटी देता है, रिजिडिटी देता है, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट क्या करता है, टर्जिडिटी देता है और रिजिडिटी देता है, प्लस इट स्टोर्स सम मॉलिक्यूल्स। ओके, इन केस ऑफ प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड, शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रही है बच्चों, अमाइनो एसिड Yes, हो गए, ma'am. है ना, आपके और क्या हो गई, शुगर्स हो गई, और बताइए बताइए क्या सबसे ज्यादा मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर मॉलिक्यूल, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरीके के ऑर्गेनल्स को ये स्टोर करता है। और अमीबा के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या काम कर रहा था, फूड स्टोरेज का काम कर रहा था, और अमीबा क्या है, आपका एनिमल है, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इट एक्ट्स एज ए फूड वैक्यूम। समझ में आया, वैक्यूल इज बेसिकली अ स्टोरेज साइट, ठीक है, क्या है आपकी बेसिकली एक स्टोरेज साइट है, ठीक है। कंफ्यूजन, थोड़ा जल्दी बताया करिए, इससे आपको और मेरा दोनों का टाइम बचेगा। बताइए कोई कंफ्यूजन वैक्यूल्स में, कोई भी नहीं बता रहा, चले कोई नहीं, मैं ये मान लेती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। ये रहा वैक्यूल आपका, ठीक है, प्लांट सेल है, ये आपका वैक्यूल है, ये मैक्सिमम स्पेस आपकी ले रहा है। अब आ जाता है, हाँ जी, ये सेल डिवीजन आ जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, सेल डिवीजन क्या होता है, देखिए दो तरीके का होता है, ये तो है आपका माइटोसिस, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने, No, पढ़ ma'am. रखा है बच्चों, No, ma'am. सेल डिवीजन थोड़ा नहीं, मैम पढ़ रखा है, हाँ थोड़ा मैम पढ़ रखा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। ओके ओके ओके, थोड़ा थोड़ी की जरूरत है बस। सेल डिवीजन क्यों जरूरी होता है, ग्रोथ के लिए, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स का मतलब क्या है कि ग्रोथ की जरूरत है, दूसरा रिपेयरिंग के लिए। मैंने अभी बताया कि आपके सेल खराब हो गए, डैमेज हो गए, लाइसोसोम ने आकर सेल को खत्म कर दिया, अब सेल तो खत्म हो गया, तो सेल को दूसरी सेल्स की हमें जरूरत है, ऐसा तो नहीं ना आपकी बॉडी के सेल नंबर कम होते रहते हैं, उतने के उतने ही रहते हैं। तो क्या होता है, जो पुराने सेल्स होते हैं, जो ओल्ड सेल्स होते हैं, ओल्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन, ठीक है, सेल बनते रहेंगे, नए सेल्स बनते रहेंगे, पुराने सेल्स आपके रिप्लेस होते रहेंगे। दूसरा रिपेयरिंग, कि क्या कहते हैं कि आपकी सेल्स टॉर्न आउट हो गए, उसको हम रिपेयरिंग या फिर रिप्लेसमेंट, हमें सेल चाहिए होती है। तो बच्चों ये वाला काम जो होता है ना, माइटोसिस वाला डिवीजन बहुत अच्छा करता है। माइटोसिस में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये वो सेल डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यू सेल is equal to number of chromosome in parent cell.
समझते हैं। ये जो आपका सेल था ना बच्चों, ये आपका पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल बोल दीजिए, मदर सेल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। कितने क्रोमोसोम है यहाँ पर? 1 2 3 4। कितने क्रोमोसोम है? 4। ये सेल डिवाइड हो रहा है, ये सेल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा है कैसे? माइटोसिस से। अब यहाँ पर 2 सेल्स दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 सेल्स दिख रहे हैं। इन दोनों सेल्स में बच्चों नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ही रहेंगे। अगर यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 था तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ही रहेगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 रहेगा। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर ये जुड़ रहा था, यहाँ पर ये जुड़ रहा था, यहाँ पर ये अलग अलग है। यहाँ पर भी मैं इसको एक ही क्रोमोसोम बोलूंगी, यहाँ पर भी मैं इसको एक ही क्रोमोसोम बोलूंगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नंबर माइटोसिस में क्या चीज याद रखनी है आपको कि जहां कहीं पर भी सेल ग्रोथ की बात आएगी, सेल रिपेयरिंग की या रिप्लेसमेंट की बात आएगी, तो वहां पर माइटोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यू सेल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल, जो कि हमने यहाँ देखा। यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 थे। इन ये दोनों न्यू सेल्स हैं, डॉटर सेल्स हैं, इनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 4 है, क्रोमोसोम नंबर 4 है, ठीक है। क्लियर है? ओके। हाँ, ये आपको दिख रही है, ये वाली इमेज दिख रही है जिसमें मैंने लिख रखा है मियोसिस। बताइए, is this picture clear to you or visible to you? Yes, ma'am. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो मियोसिस में बच्चों बेसिकली मियोसिस कहां पर होता है? जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। और रिप्रोडक्शन कहां पर होता है? आपका जर्म सेल्स में, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी, कई बार बता दी है। अब आप देखिए, ये आपका क्या है? पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है। कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम है। ये तो खैर इंटरफेस की बात हो रही है, मैं इसकी बात करती हूँ। यहाँ पर देखिए कितने क्रोमोसोम्स है आपके? 4 क्रोमोसोम्स है। 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स है। यस और नो? ठीक है। मियोसिस 1 होगा, यानी ये क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? 2 कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। तो क्या होगा? पहले सेल सबसे पहले किस में डिवाइड होगा? 2 सेल्स में डिवाइड होगा, 2 सेल्स में डिवाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं बच्चों, वो हाफ हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। यानी अगर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 4 था तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए? 2, ठीक है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 4 अगर यहाँ पर था तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा। 4 का हाफ कितना होता है? 2 होता है। तो 2 क्रोमोसोम इसके पास चले गए, 2 क्रोमोसोम इस सेल के पास चले गए। अब ये सेल फर्दर डिवाइड करेंगे, तो फर्दर डिवाइड करने के बाद इनके क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, ये 2 ही रहेंगे, ये 2 ही रहेंगे। ये सेल अब दोबारा डिवाइड होगा तो कितने हो जाएंगे? 2 और 2। समझ में आ रही है? Yes, ma'am. ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी जब आपका ये वाला सेल जब आपका ये वाला सेल डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होंगे, ना यहाँ पर चेंज होंगे। ये भी 2 ही रहेगा, ये भी 2 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मियोसिस सेकंड होता है ना, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए, जो मियोसिस 1 होता है ना,
यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं पेरेंट सेल के। अगर यहाँ पर 4 सेल्स थे तो यहाँ पर 2 सेल हो जाएंगे एक सेल के पास, और एक सेल के पास 2 क्रोमोसोम जाएंगे, यानी जस्ट हाफ। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 क्रोमोसोम होते तो यहाँ कितने हो जाते, 3 इसके पास जाते और 3 इसके पास जाते। समझ में आई? मियोसिस 2 में क्या होता है, ये वाले की बात कर रही हूं। मियोसिस 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं मियोसिस 1 के सेल के बराबर। ठीक है, मियोसिस 1 में जो सेल का क्रोमोसोम था उसके बराबर ये रहेंगे। यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे। समझ में आ गए? इसके पास 2 थे, ये जब डिवाइड किया इसमें और इसमें, तो ये भी 2 गए, ये 2 गए। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब एमसीक्यूज देख लें। एमसीक्यूज देख लें आप। Yes, ma'am. ओके,